विश्व इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड हिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में। अब की बार टीआरई 4 पार में आज की क्लास में हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर आज की क्लास को आपने कंप्लीटली कवर कर दिया तो इकलौती ऐसी क्लास है जिसमें आप संपूर्ण फ्रांस की क्रांति को आज के आज ही कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे फ्रांस की क्रांति पूछी जाती है, चाहे फिर वो बीपीएससी टीआरई 4.0 का 6 to 8 एसएसटी हो, 9 10th टीजीटी एसएसटी हो, या फिर 11 12th पीजीटी एसएसटी हो, या हिस्ट्री हो। इसके अलावा DSSB, EMRS, KVS, NVS, HTAT, UPTAT, JTAT, किसी भी टैट रीट वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रांस की क्रांति की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को देखने के बाद कंप्लीट फ्रांस की क्रांति आपकी मुट्ठी में होगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। फ्रांस की जो क्रांति है ना, वो विश्व इतिहास का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताबड़तोड़ क्लास प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 में हुई थी। अगर मैं इसको डिटेल में जाऊं तो 14 जुलाई 1789 की जो तारीख है वो फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन जो फ्रांस है वो क्या करता है, अपना स्वतंत्रता दिवस भी जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, 14 जुलाई 1789 की तारीख को याद रखना है। और इसी तारीख को जो फ्रांस है वो अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा ऑप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी हैं। तो इस दिन को क्या हुआ था, जो लुई 16वां था वो क्या हुआ था, राजा बना था। इस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1791 में क्या हुआ था, जो फ्रांस है वो गणतंत्र घोषित हुआ था। और 1804 में क्या हुआ था, जो नेपोलियन है वो क्या बना था, फ्रांस का राजा बना था। तो यहीं से एक क्वेश्चन से मैंने आपको चारों ऑप्शन से मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहीं पे रिवाइज करा दिए। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, क्या है वो जगह जहां से फ्रांस की क्रांति ने अपनी पकड़ जो है वो बनाई थी। तो फ्रांस की क्रांति की जो स्टार्ट है वो कहां से, ऑप्शन पे नजर डालते हैं, वर्साई। तो वर्साई तो भैया नहीं है, पेरिस भी नहीं है, बास्तील बेस्टाइल का जो जिला है, बेस्टाइल का जो किला है, जिला नहीं किला जो है ये क्या है, बेस्टाइल का जो किला है, ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। बस्टाइल का जो किला है वो यहाँ पे क्या माना जाता था, राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। लोग बस्टाइल की किला से नफरत करते थे और इसी पे अटैक करने के साथ 14 जुलाई 1789 पे बस्टाइल के किले पे अटैक हुआ और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 पे। बस्तील का जो किला है वो किसका प्रतीक था, किसका सिंबल था। तो अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का नहीं, बंधुत्व का नहीं, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का यानी कि राजा की जो पावर है उसका ये जो था वो प्रतीक था। इसलिए लोग इससे घृणा करते थे, नफरत करते थे। तो इसी पे अटैक करके फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और तारीख है 14 जुलाई 1789। आज की क्लास को पूरा देखने के बाद कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से आपका नहीं छूटेगा जो कि आने वाले पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक बने रहना है। और सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही रिवाइज करवा के, रिकॉल करा के, रटवा के, याद करवा के, समझा के यहां से भेजूंगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि जो फ्रांस का समाज है यानी कि फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 18वीं सदी में, यानी कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, कौन से शताब्दी में, कौन से सेंचुरी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो भैया ये जो हुई थी फ्रांस की क्रांति, ये किस में हुई थी, ये 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में हुआ था। और इस टाइम जो फ्रांस का समाज था वो 1 नहीं 2 नहीं 3 भागों में
3 वर्गों में विभाजित था। और वो 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था क्लर्जी, जिसको हम लोग पादरी के नाम से जानते हैं। दूसरा था नोबल, जिसको हम लोग कुलीन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो था वो हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं, इसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। इसके अंदर जो वकील होते हैं, किसान, छोटे कारीगर, जो भी लोग बच गए वो सारे तृतीय स्टेट यानी कि मध्यम वर्ग में आते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रथम स्टेट में कौन शामिल थे? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो प्रथम स्टेट था वो किसके लिए रिजर्व था? तो ये क्लर्जी लोगों के लिए रिजर्व था, जो पादरी लोग थे, जो चर्च में पूजा करते थे, उन लोगों के लिए जो पहला स्टेट था वो रिजर्व था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। अब ये टाइद क्या है? टाइद क्या है? सरकार द्वारा वसूला गया कर? नहीं। चर्च द्वारा वसूला गया कर? नहीं। राजकोष में योगदान? नहीं। राजनीतिक दलों का कर? नहीं। तो भाई कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए टाइद क्या है? ये जो टाइद है ये कौन वसूलता था? ये एक धार्मिक कर है, यानी कि ये एक रिलीजियस कर है। और इसको कौन वसूलता था? जो चर्च के लोग थे वो वसूलते थे, जो धर्म के लोग थे। अब वहां पे कौन सा धर्म चल रहा था फ्रांस में? क्रिश्चियन धर्म था, चर्च को लोग फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूला गया कर, उसको हम लोग टाइद के नाम से जानते हैं। तो टाइद क्या है? एक धार्मिक कर है। और इसको कौन वसूलता था? जो पादरी लोग थे, यानी कि जो चर्च के लोग थे, वो आम जो लोग थे, यानी कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उससे वसूला जाता था। बात करेंगे टाइल की, तो टाइल क्या है? अभी मैंने आपको बताया टाइद ये एक धार्मिक कर था, और ये है टाइल। ध्यान देना है, दोनों में अंतर है। ये टाइल क्या है? चर्च द्वारा वसूला गया कर? नहीं भैया, इसको तो हम लोग टाइथ कहते हैं। सरकार द्वारा वसूला गया कर, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो प्रजा से, यानी कि प्रजा में भी कौन से प्रजा? जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उनसे जो टैक्स वसूला जाता था उसको हम लोग टाइल के नाम से जानते हैं, यानी कि सरकार द्वारा वसूला गया कर टाइल है। वहीं अगर ये पूछा जाए कि चर्च कौन सा कर वसूलती थी, तो उसको हम लोग टाइद कहते थे, और वो रिलीजियस टैक्स था। अच्छा, ये टाइल जो है ये कौन से प्रकार का टैक्स है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये सीधा कर है, प्रत्यक्ष कर है, जो कि क्या करती है? सरकार अपनी प्रजा से वसूल रही है। तो यहाँ से एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे रिवाइज हो जाते हैं, यहीं पे रिकॉल करते हैं। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रथम 2 स्टेट को क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे? यानी कि पहले के जो 2 स्टेट थे, कौन कौन से? जो हमारा पादरी वर्ग था वो, और जो दूसरा हमारा कुलीन वर्ग था वो, इनको कौन कौन से विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स थे? राजनीति में भाग लेने का? नहीं। कर से छूट? अच्छा देखते हैं इसको। कर से छूट तो भैया था इनको, क्योंकि टैक्स सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से ही वसूला जाता था। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये लोग क्या थे? ये लोग टैक्स फ्री थे, इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए, भले ही मैं आपको क्वेश्चन 100 कराऊंगी, लेकिन 100 के साथ आपको बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स के साथ, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक है वो आपका आज के आज ही इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद ही कवर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो, उसमें पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि जो फ्रांस की क्रांति के दौरान लुई 16 ने किसके साथ शादी की थी, किसके साथ विवाह किया था? तो ये ऑप्शंस हैं कुछ। स्पेनिश राजकुमारी? नहीं। जर्मन की रानी? नहीं। रूसी रानी? नहीं। उस रानी का क्या नाम था? मैरी एंटोनियट। और ये मैरी एंटोनियट कहाँ की प्रिंसेस थी, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये भी पूछा जाता है, मैरी एंटोनियट कहाँ की राजकुमारी थी, कहाँ की प्रिंसेस थी? तो ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, और इन्होंने ही शादी की थी लुई 16 के साथ। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस का राजकोष कैसा था, यानी कि उनके पास कितना पैसा था, कितनी संपत्ति थी? तो जब लुई 16 का शासनकाल था, अच्छा इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1774 से लेके कब तक था? 1789 तक आप कह लो, जब तक क्रांति हुई थी। तो भरा हुआ था? नहीं भाई, ये तो नालायक था, तो भरा कैसे हो सकता है?
खाली था, हाँ जी बिल्कुल खाली हो गया था। अब खाली क्यों हुए थे तो उसके कुछ कारण हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। संतुलित था नहीं, और समृद्ध तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होने वाला है। बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 हमारे स्क्रीन पे हमारे सही आंसर का इंतजार कर रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस कारण, अभी मैंने कारण की चर्चा की और देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस कारण जो राजकोष था वो खाली हो गया था। तो क्या कारण था? लंबा युद्ध, लंबा युद्ध चल रहा था। हाँ जी सही बात है। शानो शौकत पे खर्च कर रहे थे, ये भी बिल्कुल एकदम ट्रू बात है। ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो महारानी थी फ्रांस की, यानी कि मैरी एंटोनियट, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, वो कभी कभी रिपीट ही नहीं करती थी भैया, इतना खर्चा करती थी। तीसरा कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी बिल्कुल सही बात है। उधर जो है ब्रिटेन और यूएस का जो है वो लड़ाई चल रहा था, जिसमें फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से भाई वो कहते हैं ना कि खुद की तो फटी धोती और दूसरे को चले, वो वाली कहावत थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका आंसर है, तीनों कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए या कोई टॉपिक समझ ना आए, आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो है वो राजा की, अब ऑप्शन पे चलते हैं। करों में वृद्धि करना, तो भाई ये तो नहीं था, क्योंकि करों से तो लोग परेशान थे। किसानों की सहायता करना, ऐसी तो कोई बात हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो ये तो नहीं है। नई सरकार का गठन करना, अच्छा अभी इसको रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, तो भाई यही जो है वो उसका राइट आंसर है। सरकार की जो पावर है उसको कंट्रोल में रखने के लिए नेशनल असेंबली का गठन किया गया था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। ठीक है, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 1791 के संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया, यानी कि जब 1791 में जब संविधान बना तो उसके बाद लॉ मेकिंग राइट किसको दिया गया? सम्राट को दिया गया? नहीं, इनके पास पहले से था। नेशनल असेंबली को दिया गया? हाँ जी, यही तो बनाया गया था। इन दोनों को नहीं दिया गया, क्योंकि इनसे तो भाई हम बहुत पहले से परेशान हैं, टैक्स ले रहे हैं, एक हमसे कर ले रहे हैं और दूसरा हमसे वसूल रहे हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ हमारे स्क्रीन पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिलोटीन का आविष्कार किसने किया? ये वही गिलोटीन है जिसपे सबको फांसी दिया जा रहा है। पहले जो है वो हमारे राजा लुइस 16 को, उसके बाद जो महारानी है एंटोनियट को, उसके बाद वहां के जो और अलग अलग लोग हैं सभी को, उसके अलावा आतंक का राजा आएगा, फिर रोबेस्फियर को, सभी को इस पे फांसी दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये गिलोटीन है क्या? ऐसे दो खंबे लगे होते हैं, बीच में इस तरीके से एक धारी वाली, जो आप धारी नोक कह लो या चाकू कह लो या कुछ इस तरीके का कुछ हथियार मान लो, इस पे लटका के फांसी दिया जाता है। तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था, नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन में देखिए, रूसो नहीं, मेराबियो नहीं, शिया नहीं, गिलोटीन ने बनाया था। डॉक्टर गिलोटीन ने इस मशीन का आविष्कार किया था। पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ, हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। रोबेस्फियर ने किस समय को नियंत्रित और दंड की सख्त नीति के लिए जाना जाता है? तो ये रोबेस्फियर कब आया था भाई? संवैधानिक राजतंत्र? नहीं। डायरेक्टरी शासन? नहीं। नेपोलियन का युग? नहीं। आतंक का युग, ठीक है, ये जो आतंक का युग है जिसको हम लोग रीन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, इसी रीन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, रोबेस्फियर ने ये सारी जो नीति है इसको लागू किया था। आतंक का युग, और ये कब से कब तक चला था? तो 1793 से लेके 1794 तक इसका शासनकाल था रोबेस्फियर का, और इसके शासनकाल को हम लोग आतंक का युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया जिसको ये चाहता उसको ये गिलोटीन पे चढ़ा के फांसी दे देता। इसी के साथ अगले प्रश्न नंबर की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 हमारे स्क्रीन पे है। नेपोलियन ने फ्रांस में कब खुद को सम्राट घोषित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है और क्वेश्चन भी है।
देखिए, सबसे पहले हम जो है वो लुई 16 को देखा हमने अपने अपने स्क्रीन पे कि लुई 16 जो है ये राजा था। लुई 16 के जाने के बाद रोबेस्पियर आता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने आतंक का राज देखा। इसके जाने के बाद फ्रांस में क्या आता है, डायरेक्टरी शासन आता है। ये जो डायरेक्टरी शासन है इसके खत्म होने के बाद फिर क्या आएगा, नेपोलियन का उदय होगा और फिर ये अपने आप को सम्राट कब घोषित करता है, तो 1804 का साल है जिसमें ये जो है खुद को क्या करता है, सम्राट घोषित करता है। लुई 16 की कार्यकाल हमने देख लिया, 1774 से लेके 89 तक कह सकते हैं। रोबेस्पियर का शासनकाल भी हमने देखा 93 से लेके कब तक होता है, 94 तक। 94 में इसको फांसी हो जाती है जुलाई को। डायरेक्टरी शासन कब से कब तक है, तो 95 से लेके 99 तक है। और उसके बाद नेपोलियन आता है और ये खुद को सम्राट कब घोषित कर लेता है, फिर ये अपने आप को सम्राट घोषित करता है 1804 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ जाएंगे। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के कानून लागू किए गए? शिक्षा का अधिकार, अच्छा, विवाह की स्वतंत्रता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, महिलाओं को यहाँ पे दबा के रखा जाता था, फिर महिलाओं के लिए भी किसी ने आवाज उठाया, ठीक है, और महिलाओं के लिए भी आवाज उठाने वाली महिला कौन थी वो आपको कमेंट में बताना है। और बाद में इनको भी जो है वो रोबेस्पियर ने क्या कर दिया था, हैंग करवा दिया था, फांसी दे दी थी। उस महिला का क्या नाम था ये आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 17 का, और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए जो है वो कानून लागू किए गए थे महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए। अच्छा, प्रश्न नंबर 18 कहता है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि फीमेल को जो वोटिंग राइट है ये कब मिला? तो फीमेल को वोटिंग राइट मिला था 1789 को नहीं, 1794 को बिल्कुल भी नहीं, 1804 नहीं, 1946। देखिए, ऐसे हमको रिकॉल करना है। 1947 में हमारा जो कंट्री है यानी कि जो भारत देश है वो आजाद हुआ था, और उससे ठीक एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को यहाँ पे जो है वो क्या दिया गया था, वोटिंग राइट दिया गया था। देखिए, सभी देशों में क्या हुआ कि फीमेल्स को अपने राइट के लिए मतलब अपने राइट्स की सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स मांगने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जहां पे स्टार्टिंग से ही क्या हुआ था, सबको जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है यानी कि सबको वोट देने का अधिकार, ये स्टार्टिंग से हमारी कंट्री में जो था वो लागू हुआ था। तो फ्रांस की महिलाओं को कब मताधिकार प्राप्त हुआ? 1946 को। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से कब हुआ, ये पूछा गया है। देखिए, क्या होता है, 1794 में क्या होता है, जो रोबेस्पियर है ये क्या करता है, ये दास प्रथा का उन्मूलन करता है। 1804 में कौन आएगा, ये आएगा नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट दास प्रथा को वापस से लागू कर देगा। और अंतिम रूप से कब इसको खत्म किया जाता है, तो अंतिम रूप से इसको 1848 में इसको फाइनली जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, एंड किया जाता है। तो 1848 का साल है जिसमें दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कहाँ पे? फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से। ठीक है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पे है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाए या प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो इसमें से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो है वो अपने बीपीएससी टीआरई 3, 2 और 1 में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने DSSS भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। इसके अलावा KVS, NVS में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक कहीं पूछे नहीं गए हैं, मैंने उनको भी डाले हैं ताकि आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। फिर अगर आप इस क्लास को कंप्लीटली देखने के बाद अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जहां पे विश्व इतिहास पूछा जाता है, किसी वनडे एग्जाम में, चाहे आपका BPSC TRE 4.0 हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो या TGT हो,
दोनों में जो विश्व इतिहास है वो बराबर पूछा जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन उल्टाइए ना प्रीवियस ईयर, आपको प्रूफ अगर चाहिए तो प्रीवियस ईयर उल्टाइए। प्रीवियस ईयर में आप देख पाएंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली टीआरई 3 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति से पूछे गए हैं। इसके अलावा आप टीजीटी उठाइए, भरपूर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो ये जो टॉपिक है इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में विश्व इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप DSSB का पेपर देते हैं, KVS देते हैं, NVS देते हैं, TGT SST कहीं भी दे लीजिए, HTET दीजिए या फिर यूपी का कोई टेट दीजिए, यूपी की कोई एग्जाम दीजिए, अभी यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है। हर जगह आपको फ्रांस की क्रांति से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बचा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही आंसर होने वाला है। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? यानी कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको कौन से युद्ध में इसको भाई पराजित किया गया? ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। बस्टाइल के युद्ध में? नहीं, ये तो बहुत पहले हो गया था। फ्रांसीसी क्रांति? बिल्कुल भी नहीं भाई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम? नहीं, ये तो अमेरिका में हुआ था, इसका नेपोलियन से क्या लेना देना। तो सही आंसर है वाटरलू का युद्ध। और ये वाटरलू का जो युद्ध है वो 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के शहरों में क्या फैल गया? गरीबी फैल गई? बिल्कुल भी नहीं, वो तो पहले से था। शिक्षा? नहीं, अभी तो सुधार की बातें चल रही है, शिक्षा कहाँ से आ जाएगा। कर संकट? अरे भाई इससे तो परेशान थे तभी तो क्रांति हुई, तो ये भी नहीं था। अखबार का उदय हुआ, पुस्तकें छापी गई, तस्वीरें हुआ, एनलाइटमेंट हुआ, बहुत सारे जो थे वो लेखक आए, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, दिदरो, इन सब का उदय हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को अपने अधिकारों के लिए जो है वो आवाज उठाने का मौका दिया गया इन सभी चीजों के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मध्यम वर्ग में कौन शामिल थे? तो मध्यम वर्ग में कौन थे? वकील थे, लॉयर थे, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ऑफ कोर्स थे। विचारक थे, हाँ जी थे। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? कितना पॉपुलेशन था भाई फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 2.3 करोड़ थी। ठीक है, 1715 की बात है जब कितनी थी पॉपुलेशन? 2.3 करोड़ थी। तो जब भाई क्रांति हुई तो कितनी हो गई? तो जब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई तो 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली, यानी कि फ्रांस की जो जनसंख्या है एकदम से बढ़ गई। 1789 में 2.8 करोड़ बढ़ गई। देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस वर्ग पर सबसे ज्यादा कर वसूला जाता था? सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जाता था? प्रथम स्टेट से? नहीं भैया। द्वितीय स्टेट से? बिल्कुल नहीं। सभी पे सेम? अरे अगर ये होता तो फिर क्यों ये क्रांति व्रांति होती? तो ये भी आंसर में नहीं है। तो क्या है सही ऑप्शन? तृतीय स्टेट, थर्ड स्टेट, जिसमें किसान, कारीगर, वकील, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे लोग आते थे। जो थर्ड स्टेट थे उनसे सबसे ज्यादा क्या, इन्हीं से टैक्स वसूला जाता था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 अपने स्क्रीन पे है। लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए किस बैठक को बुलाया? तो भाई कौन से बैठक बुलाई गई थी टैक्सों के लिए? पादरी परिषद? नहीं। संवैधानिक सभा? बिल्कुल भी नहीं। नेशनल असेंबली? अरे नहीं नहीं, ये तो थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर बनाया था ना। तो सही आंसर क्या है इसका? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट जनरल की मीटिंग, और 165 साल बाद बुलाई गई थी 1789 में। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट कहूं तो 5 मई 1789। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके किसे उपलब्ध थे? अच्छा, फीमेल्स के ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कोई भी महिला नहीं पढ़ रही थी, लेकिन कौन सी महिलाएं पढ़ रही थी? गरीब महिलाएं? बिल्कुल भी नहीं भाई, गरीब अगर पढ़ने लग जाएं फिर क्या दिक्कत है। किसान महिलाएं? बिल्कुल भी नहीं।
कुलीन वर्ग की लड़कियां, ये सही ऑप्शन है, यानी कि जो नोबल्स की जो लड़कियां थी, जो कुलीन वर्ग थे, उनकी जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, फ्रांस में किसने अपने शासन का अंत किया? तो फ्रांस में किसके शासन से शासन अंत हुआ? डिक्टेटरी नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। लुई 16 तो कब का खत्म हो गया? लुई 16 के बाद रोबेस्पियर आया, वो भी ढेर हो गया। फ्रांस में डायरेक्टरी आई, उसको भी खत्म किया गया। उसके बाद जो है वो 18th ब्रूमेर की सरकार आई और उसका जो हेड था वो नेपोलियन था। और उसके बाद 1815 में ये भी जो है इसके शासन का अंत हो जाता है और इसी के साथ जो फ्रांस की क्रांति है वो द एंड हो जाती है। बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेकरी मालिक, बेकरी क्या है भाई? जो वो पाव, रोटी, ब्रेड ये सब बेचते थे, इन्होंने क्या किया था? करार का उन्मूलन? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया था? नहीं। करों का संग्रह, ये टैक्स कलेक्ट करते थे? नहीं। इन्होंने क्या किया था? जमाखोरी कर ली थी, एक साथ बहुत सारा स्टॉक कर लिया था और फिर इसको हाई रेट में बेचते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये मूल्य निर्धारण कौन करेगा? प्राइस फिक्सिंग किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये मूल्य निर्धारण का काम कौन करता है? रोबेस्पियर के द्वारा किया जाता है ये मूल्य निर्धारण का काम। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि के क्या कारण थे? किसान खुशहाल नहीं, क्या हुआ वृद्धि की वजह से? किसान जो है वो खुशहाल हो गए? भाई अगर ज्यादा कीमतों में चीजें बेचोगे तो क्या किसान हैप्पी होंगे? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। गरीबों का संकट बढ़ गया, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। उद्योग धंधे फैलने लग गए? बिल्कुल भी नहीं। राजकोष बढ़ गया? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वर्साई के टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली कब एकत्रित हुई थी? तो टेनिस कोर्ट में कब इकट्ठा हुए थे ये सारे? 5 मई को, 14 जुलाई को, 20 जून को या फिर 4 अगस्त को? अच्छा ध्यान दीजिए, ये चारों डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 20 जून 1789 को। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो इंदौर का जो टेनिस कोर्ट है वहां पे इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? 5 मई को क्या हुआ था? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। वहां पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी डिमांडों को नहीं माना गया, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे अपने राइट्स के लिए। 14 जुलाई को हम सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति हुई थी और इसी दिन फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस दिन क्या हुआ था? वो जो हम टैक्स ले रहे थे ना जो थर्ड स्टेट से, इन सभी टैक्सों को खत्म किया गया। तो चारों डेट इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति में। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। राजा की शक्तियों को किसमें विभाजित किया गया? राजा की पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कुलीन, पादरी, व्यापारी? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सही क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। इन तीनों में क्या हुआ था? राजा की पावर्स को डिवाइड किया था। और ये आइडिया किसने दिया था? तो ये आइडिया था मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? इस तरह की चीजों को आइडिया दिया था और अपनी किताब में भी उसने बताया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख का क्या प्रतीक है? यानी कि ये जो एक सिंबल है, त्रिभुज है, उसके अंदर रोशनी आ रही है, ये किस चीज का सिंबल है? एकता का? नहीं। समानता का? बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्रता का? नहीं। ये किसका है? ज्ञान का है, इनलाइटमेंट का सिंबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? यानी कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसका पतन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1815, 1815 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। बस्टाइल के बारे में कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है? यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग इसे घृणा करते थे और सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये जो लुई 16 था, ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बेनरिक? बिल्कुल भी नहीं। बेनसन? नहीं। बूर्बो डायनेस्टी? ये सब बिल्कुल ठीक बात है। एक बॉन करके बिस्किट आता है, उससे आपको इसको याद रखना है। ये जो लुई 16 है ये बूर्बो राजवंश से बिलोंग करता है। बारबिक गलत है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। लुई 16 जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पे कब बैठा? 1789 में? नहीं, इसमें तो क्रांति हो गई थी। 1774 में? बिल्कुल ठीक बात है, 1774 में बैठा था ये जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य के वर्ग नहीं थे? पादरी ये तो थे, कुलीन भी थे, ये पहले थे, ये दूसरे थे, और ये लोग थर्ड में आते थे। सम्राट इसका सही सम्राट जो है वो नहीं था, और सम्राट ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों ने निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था? डायरेक्ट टैक्स कौन से थे? टाइल, बिल्कुल ठीक बात है, यही डायरेक्ट टैक्स है जो कि सरकार जो है वो वसूलती थी। ये क्या है? ये तो धार्मिक टैक्स है जो कि चर्च वसूला करता था, और इन दोनों के तो भाई हमने नाम ही नहीं सुने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 अपने स्क्रीन पे। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था? यानी कि वो जो टैक्स कलेक्टिंग के जो राइट्स थे ये सब कब खत्म किया गया था? 1784 में? नहीं, 89 में, 81 में, या फिर 83 में? सही आंसर है 1789। अगर मैं इसकी डेट की बात करूं तो जो इसका डेट होने वाला है वो होने वाला है 4 अगस्त 1789, जिसमें सभी टैक्सों को खत्म किया गया था, और उसके बाद से जो टैक्स कलेक्शन था उसको यहीं पे रोक दिया गया था। देखेंगे अगला। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? यानी कि फ्रांस का सबसे सक्सेसफुल जो क्लब था, राजनीतिक क्लब, वो कौन सा था? ज्यूनिक? नहीं। जैकोबिन्स? यस, यही जैकोबिन्स क्लब है जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ था मेल के लिए। और इसके राजा कौन थे? राजा मतलब लीडर, रोबेस्फेयर थे, जो कि आगे चल के फ्रांस में आतंक का राज यानी कि रीन ऑफ टेरर के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। किस आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई थी? राजद्रोह में, भ्रष्टाचार में, नरसंहार में? नहीं, राजद्रोह में, यानी कि गलत तरीके से शासन करने के लिए इनको जो है वो क्या किया गया था? पैलेस डी कनकॉर्ड में। कहाँ पे दी गई थी इनको फांसी? इनको फांसी दी गई थी पैलेस डी कनकॉर्ड में। इनको जो है वो क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। और कब फांसी दिया गया था? 21 जनवरी 1793 को। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। उन देशों के नाम दीजिए जिसके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो कौन कौन से वो देश हैं जिससे फ्रांस की नहीं बन रही थी? प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी। हंगरी का तो नाम ही नहीं था, तो 2 कंट्री थी, प्रशा और ऑस्ट्रिया। यानी कि आंसर क्या है? आंसर विल बी दी डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों देश ऐसे थे जिनसे फ्रांस की नहीं बन रही थी। बन मतलब कि उनके जो लोग हैं वहां से नहीं बन रही थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। जैकोबिन का नेता कौन था? वो जैकोबिन क्लब जो कि सबसे फेमस क्लब था, नेता कौन था उसका? रोबेस्फेयर। यही आगे चल के जो है वो शासन करता है 1 साल लगभग, और जिसको हम लोग रीन ऑफ टेरर यानी कि आतंक के राज के नाम से इसको हम जानते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 अपने स्क्रीन पे। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र घोषित किया था? तो सम्राट ने? नहीं। कन्वेंशन ने, नेशनल असेंबली ने, या फिर पादरी वर्ग ने? तो किसने राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र घोषित किया था? तो सही आंसर है अपना नेशनल असेंबली ने। देखेंगे विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश जिनको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं, ये इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखी थी? दीदरो ने? बिल्कुल ठीक बात है, दीदरो ने क्या किया था? इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम लोग विश्वकोश कहते हैं उसका संपादन यानी कि उसको लिखा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट किए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? तो ये नारा हम सभी इससे भलीभांति अवगत हैं। ये 3 शब्द ऐसे थे जहां जो कि फ्रांस की क्रांति में यहां से इसका उदय हुआ था।
नेक्स्ट देखेंगे, मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जारी की गई थी। तो ये कब घोषणा जारी की गई थी? 27 अगस्त 1789 को, 25 अगस्त 1788 को, 20 अगस्त या फिर 27 अगस्त 1788 को। तो ये जो है कब घोषणा इसकी की गई थी? 27 अगस्त 1789 को। इसके लिए एक और डेट जो है वो आता है जो कि 26 अगस्त का डेट है। तो जो भी डेट आपको ऑप्शन में देखने को मिले वो सही आंसर होगा, 26 अगस्त या फिर 27 अगस्त, लेकिन साल जो है वो 1789 ही है। अच्छा, अब इसको लिखा किसने? तो इसको लिखा था लेफायते और आबेसिये, जो भी ऑप्शन में रहेगा। लेफायते तो कंफर्म है, आबेसिये भी लोग कहते हैं कि लिखा था इन दोनों ने मिलके। और किसकी हेल्प से? तो थॉमस जेफरसन की हेल्प से। थॉमस जेफरसन की हेल्प से इन दोनों ने क्या किया था? इस मानव और नागरिक के अधिकार की जो घोषणा पत्र था वो लिखा था। तो लेफायते और आबेसिये ने मिलके थॉमस जेफरसन की परामर्श से 26 अगस्त 1789 या फिर 27 अगस्त 1789 को ये चीज जो है वो जारी किया गया था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये किसकी किताब है? मॉन्टेस्क्यू की, वोल्टेयर की, रूसो की या फिर दिदरो की। तो ये किताब जो है वो किसका था? ये किताब है मॉन्टेस्क्यू का। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो है वो इसका जो है लिखा है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? द स्पिरिट ऑफ लॉस के नाम से जानते हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया है? विभाजन किया है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का इसमें इन्होंने विभाजन करके बताया है। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है। ठीक है, बढ़ेंगे अगला। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू की एक और किताब है जिसका नाम है पर्सियन लेटर। ठीक है, पर्सियन लेटर इसकी किताब का नाम है। और एक और इसकी किताब का नाम है द ग्रेटनेस एंड डिकेंडेंस ऑफ रोमन्स। ये 3 किताबें हैं मॉन्टेस्क्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो फेमस किताब कही गई है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि शक्ति का पृथक्करण। ये मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 अपने स्क्रीन पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये किसने लिखा है? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ही फेमस राइटर जिसका नाम है रूसो। रूसो ने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में इन्होंने क्या बताया? इस किताब में इन्होंने बताया कि 1 पर्सन बराबर है 1 वोट के, यानी कि 1 पर्सन के का जो है अपना 1 वोट होना चाहिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है रूसो ने। अच्छा, रूसो की एक और किताब है जिसको हम लोग एमिली के नाम से कहते हैं, वो भी जो एमिली किताब है ये इसी रूसो की है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, इस तरह की जो किताबें हैं डिस्क्लोजर वाली, वो भी रूसो की है। तो ये कुछ छोटे मोटे किताबें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर बाय चांस कभी ऐसा मन किया कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन सब क्वेश्चंस मतलब इन सब टॉपिक से भी, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेमस किताबें हैं। उसके अलावा जो रूसो की किताब है वो एमिली है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, डिस्क्लोजर करके जो किताबें आएंगी वो इसी रूसो की है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू की जो फेमस किताब है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके अलावा इसकी जो कुछ ऐसी मतलब याद करने वाली किताब है उसमें एक तो अपना ये पर्सियन लेटर है जिसको 1721 में रूसो ने लिखा था, सॉरी मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इसके अलावा एक और किताब है द ग्रेटनेस एंड डिकेंडेंस ऑफ रोमन्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला था। वोटिंग राइट किसको मिला था? सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रियों को, महिलाओं को या फिर राज परिवार के सदस्य को। तो ये दिया गया था किसको? एक्टिव सिटीजन्स को। और ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे ये कौन थे भाई? तो ये सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन्स। और ये कौन कौन से लोग थे एक्टिव सिटीजन्स? तो 25 वर्ष से ज्यादा के वो पुरुष जो कि अपने 3 दिन के कमाई के बराबर जो है वो क्या देते हैं? कर देते हैं। उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? टैक्स देते हैं उनको सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में रखा गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि सक्रिय नागरिक कौन थे?
तो वो पुरुष, यानी कि पहली बात तो वो है कि पुरुष होने चाहिए। दूसरी बात कि पुरुष में भी कौन से पुरुष, जिनकी एज 25 प्लस हो। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना वो 3 दिन में कमाते हैं उतना वो टैक्स देंगे। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी वो मतदान देने के काबिल हैं, लायक हैं, और वो सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 अपने स्क्रीन पे। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में उदार तानाशाही नहीं, निरंकुश राजतंत्र बिल्कुल भी नहीं, तो पहले से था, सैनिक तानाशाही नहीं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये सही है। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 अपने स्क्रीन पे। नेपोलियन का जो कोड है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन का जो कोड है वो 1804 में लागू किया गया था। और इस कोड की कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, एक तो जो ये दशमलव प्रणाली है, ठीक है, दशमलव प्रणाली है, वो कहाँ से हुआ था? ये जो है दशमलव यानी कि जो डेसिमल सिस्टम है, ये किसने स्टार्ट किया था? ये नेपोलियन के कोड में ही जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 अपने स्क्रीन पे। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पे पड़ा? अगर आप चैप्टर को फिनिश करेंगे फ्रांस की क्रांति, जो कि कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 है फ्रांस की क्रांति, तो जैसे जैसे आप चैप्टर को एंड करेंगे, एनसीईआरटी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, तो एंड में आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेंगी कि जो फ्रांस की क्रांति है उससे प्रभावित होने वाले राजा थे, कौन थे? हैदर अली बिल्कुल भी नहीं, जफर नहीं, शिवाजी नहीं, टीपू सुल्तान के साथ साथ एक और राजा थे, राजा राम मोहन राय। इस राम मोहन रॉय और ये जो टीपू सुल्तान है, ये दोनों ही फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अगर आप रूसी क्रांति को भी पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में एक और पर्सनालिटी का नाम आता है, लेकिन वो भारत का नहीं है, उसका नाम है डेरोजियो। ये जो डेरोजियो है ये भी फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर कहता है वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ नहीं, शिल्पकार नहीं, तो कौन है वोल्टेयर? एक राइटर है, लेखक है। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि जैसे जितनी जल्दी गाड़ियों के पहिए नहीं बदलते उससे पहले तो फ्रांस में कानून बदल जाते हैं। ये किसने कहा था? ये वोल्टेयर ने कहा था। फेमस स्टेटमेंट है, याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, क्या कहता है कि जितनी जल्दी तो किसी गाड़ी में पहिए नहीं बदलते उससे पहले ही फ्रांस में कानून बदल जाते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, विधि की आत्मा यानी कि स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो यही जो है वो सही आंसर है। और दास कैपिटल तो ये तो नहीं है भाई। और ये जो ज्ञान कोश है ये तो किसकी किताब है? ये दीदरो की है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। दास कैपिटल किसने लिखा था? तो ये मार्क्स ने लिखा था। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा? स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि विधि की आत्मा जो है वो इसका सही आंसर होगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है कि जो 14 जुलाई की तारीख है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस जो है इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, ऑप्शन बी। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या है? अब ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये क्या थी भाई? कोई धार्मिक क्रांति थी? धर्म के लिए हुई थी? नहीं। सामंती क्रांति थी? नहीं। बुजुर्वा क्रांति थी या फिर सर्वहारा क्रांति थी? देखिए सर्वहारा क्या है? सबके लिए। तो क्या फ्रांस के सभी लोग परेशान थे इस क्रांति, मतलब सभी लोग परेशान थे? नहीं। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे ये तो बहुत हैप्पी थे, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, तो सर्वहारा क्रांति नहीं होगी। आंसर क्या होगा इसका? बुजुर्वा क्रांति। ये थर्ड ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आतंक का राज रीन ऑफ टेरर जो कि 93 से 94 तक चला था, और इसकी स्थापना किसने किया था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने।
तो ये इसका सही आंसर है रॉबेस्पियर। इसने क्या किया था, आतंक के राज्य की स्थापना की थी। वैसे इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। कौन कहता है कि मेरी इच्छा ही कानून है, जो मैं चाहूं वही कानून है? ये किसने कहा था? नेपोलियन थर्ड ने कहा था। ये तो आया ही नहीं चैप्टर में। बोनापार्ट तो इतना क्रूर तो नहीं हो सकता। लुई 14 इसने कहा था क्या? नहीं कहा था इसने। लुई 16 ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लुई 14 क्या कहता है? लुई 14 कहता है मैं ही राज्य हूं। ठीक है, कौन कहता है मैं ही राज्य हूं? ये लुई 14 कहता है। मेरी इच्छा ही कानून है, ये कौन कहता है? 16 कहता है, 16 नंबर वाला। तो 15वें नंबर वाला भी कुछ ना कुछ कह के गया होगा जब वो गया था। तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था, उसको पहले से ही पता चल गया था कि जो 16वां नंबर है वो नालायक है, नहीं चला पाएगा वो हमारा राज्य। वो जो है ना बॉन डायनेस्टी, उसको वो खत्म कर देगा, बूर्बो राजवंश को, पहले से इसको पता था। तो लुई 15 क्या कह के गया था कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगा, ऐसा लुई 15 कह के गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखते ही देखते हमने 60 क्वेश्चन खत्म कर लिया, आपको पता भी नहीं चला कि आपने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। टोटल हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है मैरी एंटोनियट कहाँ की राजकुमारी थी? तो मैरी एंटोनियट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इंग्लैंड की, स्पेन की, या फिर रूस की? रूप नहीं भाई, रूस है ये। तो सही आंसर, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी ये मैरी एंटोनियट। स्टेट जनरल की बैठक की स्थिति को आरंभ हुआ था, तो इसको भी हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। 5 मई 1789 की तारीख को हमने जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग में जो है वो बुलाई थी। ठीक है, 175 साल बाद जो है वो स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया गया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है वो बेस्ट है? ऐसा किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने, रूसो ने, दूदरो ने, या फिर वॉल्टेयर ने? तो वॉल्टेयर ने ये चीज कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि 100 चूहों के कंपेयर में अगर एक शेर का शासन है तो वो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 63। सम्राट लुई 16 को किस तिथि को फांसी दी गई थी? कब उसको फांसी पे चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 की तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन लुई 16 को फांसी दी गई थी। और कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में। ठीक है, इसको क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। रूसो की फेमस किताब का नाम पूछ लिया गया है। तो देखिए जो ये बुक्स और ऑथर हैं, ये क्वेश्चंस बनाने वाले का, क्वेश्चन सेट करने वाले का बहुत ही फेमस पोर्शन है कि ये वाली किताब किसने लिखी, ये वाली किताब किसने लिखी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, और यकीन मानिए आज की क्लास को कंप्लीटली देखने के बाद इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, कोई किताब ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी। तो क्या है रूसो की किताब का नाम? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक अनुबंध, जिसमें रूसो कहते हैं कि एक पर्सन किसके बराबर है? एक वोट के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है अपने स्क्रीन पे, तीसरा स्टेट क्या है? व्हाट इज थर्ड स्टेट? ये जो किताब है व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था? तो ये किताब लिखा था आबे सिए ने। अब ये आबे सिए कौन है? ये पादरी वर्ग है, यानी कि क्लर्जी है, इसी ने लिखा था। ये सपोर्ट करता था थर्ड स्टेट वालों को। तो आबे सिए की किताब का नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट, यानी कि तीसरा स्टेट क्या है। मिराबियो क्या है? तो ये जो मिराबियो है, ये मिराबियो कुलीन है, यानी कि नॉवल है, और ये भी सपोर्ट करता है थर्ड स्टेट वालों का। और इसकी बुक्स का नाम है द फ्रेंड ऑफ मैन। द फ्रेंड ऑफ मैन जो है, ये किसकी किताब का नाम है? ये मिराबियो, मौसे मिराबियो और मौसे मैन, ये दोनों की ये जो किताब है ये किसकी है? मिराबियो की है। जबकि तीसरा स्टेट क्या है, यानी कि व्हाट इज थर्ड स्टेट? 66 हमारे स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? फ्रांस में 1789 से पहले की सरकार को क्या कहा जाता है? यानी कि जब क्रांति हुई थी उससे पहले के सरकार को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शंस पे नजर डालें, प्राचीन राजतंत्र, गणतंत्र सरकार, या फिर बूर्बो सरकार। तो देखिए 1789 से पहले की सरकार को फ्रांस के अंदर हम जानते हैं
ओल्ड रिजीम या फिर प्राचीन राजतंत्र के नाम से, ओल्ड रिजीम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि इन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्रियों को क्रम से लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है कि कौन सबसे पहले आए कौन बाद में आए। तो चलिए इनको हम अरेंज करते हैं। इनको याद करने का सबसे इजी ट्रिक है कि इनको ऐसे हम याद कर सकते हैं TNCB, TNCB। तो ये जो चारों वित्त मंत्री हैं ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे टुर्गो, इनका नंबर 1 है। उसके बाद आए थे क्लॉन, उसके बाद आए थे उसके बाद आए थे नेकर, तीसरे नंबर पे आए थे क्लॉन और उसके बाद आए थे ब्रेनी। तो TNCB ये जो है ये क्या है? सीक्वेंस है। इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे स्क्रीन पे है। कह रहा है कि अंतिम बार लास्ट टाइम स्टेट जनरल जहां पे टैक्स डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना कर देना है, इसकी मीटिंग कब बुलाई गई थी? तो लास्ट टाइम स्टेट जनरल की जो मीटिंग है वो कब बुलाई गई थी? 1614 में। 1614 के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। और इसके ठीक 175 साल बाद फिर कब बुलाई गई थी? फिर बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहीं पे डिस्प्यूट होता है, उसके बाद जो है टेनिस कोर्ट में मीटिंग होती है और ये फिर ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 अपने स्क्रीन पे है। फ्रांस की करेंसी पूछ रहा है कि फ्रांस की जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है? रुपी चलता है, यूएस में डॉलर चलते हैं, वैसे ही फ्रांस की करेंसी क्या थी? तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो फ्रांस की क्रांति को हम लोग लिब्रे के नाम से जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि फ्रांस की जो ये करेंसी है ये बंद कब हुई थी? तो 1794 में इसकी जो करेंसी है वो बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70। ये देखिए आ गया अपने स्क्रीन पे। फ्रांस की जो करेंसी है वो कब बंद हुई थी? तो 1794 का वो ईयर है जब करेंसी को बंद कर दिया गया था। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आजकल बहुत फेमस हो गए हैं। आयोग के द्वारा बार बार इस तरीके के जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। तो ये किसने कहा कि फ्रांस की क्रांति के लिए रूसो जिम्मेदार है, यानी कि रूसो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हु सेड? ऐसा किसने कहा था? क्या ये नेपोलियन ने कहा था, लुई 16 ने कहा था, आबेसिये ने कहा था या फिर नेकर ने कहा था? तो ये जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए रूसो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ये बोल रहा है टेनिस कोर्ट का अध्यक्ष कौन था, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ टेनिस कोर्ट, जहां पे जाके ये सभी के सभी शपथ लेते हैं। 20 जून 1789 की वो तारीख है। डेट मैं आपको जो है वो रिमाइंड करते चल रही हूँ ताकि आप इस चीज को भूले ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए टेनिस कोर्ट के अध्यक्ष की बात चल रही है, तो क्या वो मिराबियो था, क्लॉन था, ब्रेनी था या फिर बेयली था? तो देखिए ये जो मिराबियो है ये मैंने आपको बता दिया ये कुलीन था, ठीक है। ये दोनों क्या थे? ये दोनों फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे, अभी हमने चर्चा किया। तो अध्यक्ष कौन था? ये बेयली जो है ये यहाँ का क्या था? अध्यक्ष था, ठीक है। तो इस टेनिस कोर्ट का अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा बेयली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है क्या हुआ था? टेनिस कोर्ट में लोगों ने संविधान तैयार किया था। संविधान का ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से ढांचा कह लीजिए, खांचा कह लीजिए, वो तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 30 सितंबर 1791 की वो तारीख है जब कॉन्स्टिट्यूशन को का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। 30 सितंबर 1791 वो डेट है जब संविधान का जो ढांचा है वो तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है। जॉन लॉक की किताब का नाम पूछ रहा है। जॉन लॉक की किताब का नाम क्या है? बहुत फेमस है, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसकी किताब का नाम है? जॉन लॉक की किताब का नाम है। वहीं पे पूछा जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, तो ये रूसो का है, मैंने आपको बता दिया है। एमिली भी रूसो का ही है और ये जो पर्सियन लेटर है ये मॉन्टेस्क्यू की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 अपने स्क्रीन पे है। जीन पॉल मेराट
ये जो जीन पॉल मेराट है ये क्या था, एक पत्रकार था, ठीक है। और इसकी अखबार का क्या नाम है, तो इसकी अखबार का जो नाम है एक्चुअल में कहते हैं उसको हम लोग लामी द पल्प। ये फ्रेंच भाषा है लामी द पल्प। इसका मतलब क्या है, जनता का मित्र, यानी कि फ्रेंड ऑफ द पीपल। फ्रेंड ऑफ द पीपल इसको हम लोग कहेंगे, जनता का मित्र, लामी द पल्प, जनता का मित्र। जो भी ऑप्शन में आए वो आपको लगा देना है, जीन पॉल मेराट। अच्छा, एक मैंने मिराबियो की किताब का भी नाम बताया है, फ्रेंड ऑफ द मेन, मौसे मिराबियो, मौसे मैन। तो वो जो मिराबियो मैन है वो मैन है, लेकिन जीन पॉल मेराट की किताब का नाम क्या है, फ्रेंड ऑफ द पीपल। फ्रेंच में इसको हम लोग लामी द पल्प कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग जनता का मित्र कहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। जो लुई 16 है ये राजघराना छोड़ के कहीं भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे थे, भाग रहे थे अपने ससुराल, यानी कि कहाँ भाग रहे थे, ऑस्ट्रिया को भाग रहे थे। और इस इंसिडेंट को हम किसी नाम से भी जानते हैं। इस इंसिडेंट को हम कहते हैं फ्लाइट टू वरियांसेस, ठीक है। इस इंसिडेंस यानी कि इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, इस घटना को जाना जाता है फ्लाइट टू वरियांसेस। ऑस्ट्रिया भाग रहे थे अपना राजघराना छोड़ के। कब भाग रहे थे, तो 21 जून 1791 की तारीख है, जब राजा लुई 16 जो है वो परेशान होके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन पकड़े गए बेचारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, राजा के महल पर कब अटैक हुआ, ठीक है। राजा का जो पैलेस था जिसका नाम था टुरेलिए, क्या नाम था इनका, टुरेलिए के महल पे कब अटैक हुआ था, तो ये अटैक हुआ था 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था, राजा के महल में अटैक हुआ था। 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था, राजा के टुरेलिए के महल पे अटैक हुआ था। राजा के जितने बॉडीगार्ड्स थे सबको मार दिए गए थे और राजा को यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। 10 अगस्त 1792 सुबह सुबह की ये घटना है। क्वेश्चन नंबर 78 अपने स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जो रोबेस्पियर है, आतंक का राज वाला, जिसका टाइम पीरियड है 1793 से 1794। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं बार बार लिख देती हूँ ताकि आपको यहीं पे रिकॉल हो जाए, यहीं पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज की क्लास में ही सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे याद करवा के भेजूंगी। तो रोबेस्पियर को कब फांसी दी गई थी, ये आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई 1794 की वो तारीख है जब रोबेस्पियर को भी गिलोटीन कर दिया गया था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पे, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। अगर फ्रांस की क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं कहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म पूछा गया है कि कब इसका बर्थ हुआ था। तो इसका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मैं आपको नाम भी लिखवा देती हूँ। कोर्सिका द्वीप यानी कि कोर्सिका आइलैंड पे इसका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो डेट याद रखना बहुत आसान है, बस आपको ईयर याद रख लेना है। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त, लेकिन साल है इसका 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कोर्सिका द्वीप में मिलिट्री फैमिली से ये बिलोंग करते थे और ये भी क्या थे, कुलीन थे, यानी कि नोबल थे। क्वेश्चन नंबर 80 अपने स्क्रीन पे, बैंक ऑफ फ्रांस यानी कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। 1800 का साल है जब बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। वहीं पे 1803 में क्या हुआ था कि इनको नोट छापने का जो अधिकार है, नोट छापने का जो राइट है, वो इनको मिल गया था 1803 में। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। देखिए, आज का टारगेट है टॉप 100 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना, इसीलिए मैं फास्टली सभी क्वेश्चंस करा रही हूँ। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई चीज नहीं समझ आई तो कमेंट में आपको उसको लिख देना है, मैं आंसर करने की उसकी कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ओलंपे डे गूज, जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाया, ठीक है, महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने जो है वो बनाया था, उनको कब फांसी दी गई थी, तो इनको भी 1793 में इनको हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा आ गई फिर से डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन एंड सिटीजन। ये जो
इनकी लेखिका का नाम पूछा जा रहा है तो ये वही महिला है जिसको फांसी दी गई है, यानी कि ओलंपे डे गूज। महिला में आपको एक का ही नाम याद रखना है जो कि क्रांतिकारी थी, ओलंपे डे गूज, जिसको भी फांसी दे दी गई थी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया अपने स्क्रीन पे। बोला गया है कि ये जो 100 कुलांत है ये किसको कहा गया है? तो जैकोबिन्स जो होते हैं, जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बनेंगे आगे चल के, और फिर त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, ये जो है 100 कुलांत जैकोबिन्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। ये जो मैरी एंटोनियट थी, क्वीन, हाँ वही ऑस्ट्रिया वाली, इनको कब फांसी दी गई थी? तो इनको भी हैंग कर दिया गया था। और डेट क्या थी इनको फांसी देने की? 16 अक्टूबर 1793 को इनको जो है वो हैंग किया गया था। अच्छा, ये आपको कमेंट में लिखना है कि कौन था जो कि ये कहता है कि रानी को जो मारना है वो असभ्य काम है, ऐसा किसने कहा था? चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन पूछा और मैंने खुद इस क्वेश्चन को डाल दिया है। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, तभी मैंने इसको क्वेश्चन में डाला है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने एवं डाल दिया है। प्रीवियस ईयर को स्टडी करने के बाद आयोग कहां तक अपना जो प्रश्न है वो पूछ सकता है, बेस स्टडी के साथ मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किया है। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि रानी को मारना जो है वो असभ्य काम है, गलत काम है? ऐसा कौन कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ये बात कह देते हैं कि रानी को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि भाई महिला है, ऐसा इनके हिसाब से इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं व्हाट इज लिबर्टी? अच्छा, ये जो व्हाट इज लिबर्टी है ये किसने लिखा था? तो ये भी एक पत्रकार थे जिसका नाम है कैमिल डेस्मोलिन्स। इन्होंने क्या लिखा था? व्हाट इज लिबर्टी नाम की पत्रिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मो, अच्छा ये किसके साथ हुआ था? तो देखिए ये ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मो कब हुआ था पहले तो हम ये जानेंगे। 1797 का वो ईयर है जब ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मो, यानी कि जिसको हम लोग संधि कहते हैं आम भाषा में, ये किसके साथ हुआ था? ये तो ये नेपोलियन बोनापार्ट करते हैं। किसके साथ करते हैं? राजा जी के ससुराल वालों के साथ, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ। बोलते हैं भाई बहुत हो गया रिश्ता, अब रिश्ता खत्म करो, अब हम पॉलिटिकल आपके साथ बिहेवियर रखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मो ऐसे याद कर लो आप कि राजा जी के ससुराल वालों के साथ हुआ था। बोलेंगे अब रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, अब आमने सामने आ जाओ, युद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। कंसलेट सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो कंसलेट सरकार जो कि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये कंसलेट सरकार का आइडिया कौन देता है? तो ये आबेसिए जो कि पादरी हैं वो जो है इसका आइडिया देते हैं कंसलेट सरकार का। और इसके अलावा इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देती हूँ कि 1795 से लेके 99 तक फ्रांस में क्या था? डायरेक्टरी था, ठीक है, जिसमें 5 लोग शासन कर रहे थे। डायरेक्टरी को खत्म करने के बाद आबेसिए ने कहा कि अब डायरेक्टरी से काम नहीं चलेगा क्योंकि डायरेक्टरी में कोई एक इंसान पावरफुल नहीं बन पा रहा था, अनस्टेबल हो रहा था पॉलिटिकल सिस्टम। तो आबेसिए ने कहा कि अब इस डायरेक्टरी को हटा के अब जो हम सरकार लेके आएंगे उसको हम लोग कंसलेट सरकार के नाम से जानेंगे। तो ये आबेसिए ने आइडिया दिया था और इस सरकार को हम लोग 18th ब्रूमेर के नाम से जानते हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, 18th ब्रूमेर विल बी द राइट आंसर, जिसमें 3 लोगों को अपॉइंट किया जाता है और पहले होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट और फिर ये खुद को 1804 में लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए खुद को जो है वो खुद ही कंसलेट जो है वो घोषित कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, चुड़ैलों का धावा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा है बट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। चुड़ैलों का धावा कब हुआ था? तो देखिए होता क्या है, जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वर्साई की तरफ जब कूच करती हैं, इकट्ठे जाती हैं लड़ने के लिए, हाथापाई करने के लिए, इस इंसिडेंट को हम लोग कहते हैं चुड़ैलों का धावा। होता कब है? 5 अक्टूबर 1789 की जो तारीख है उसको हम लोग इस डेट से जानते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 हमारे स्क्रीन पे। देखते ही देखने हमने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं जिसके बाद आपका जो ये कंप्लीट फ्रांस की क्रांति है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पूछा गया है फ्रांस का राष्ट्रीय रंग यानी कि विच आर
विच आर द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो भाई कौन कौन से कलर हैं? ब्लू यानी कि नीला, इसके अलावा व्हाइट यानी कि सफेद, और रेड यानी कि लाल। तीनों अगर मिल जाए, भाई हमारा भी जो राष्ट्रीय रंग है वो तीन है ना, तिरंगा जिसको कहते हैं, तो इनका भी तीन रंग है, तिरंगा है, लेकिन वो तीन रंग कौन कौन से हैं? वो तीन कलर हैं हमारे, ब्लू, व्हाइट और रेड। ठीक है, ये जो है वो तीन इनके कलर हैं, राष्ट्रीय रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 91 अपने स्क्रीन पे पूछा गया है कि जो दास प्रथा है यानी कि जो स्लेवरी सिस्टम है ये कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 15th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 16th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 17th सेंचुरी और ऑप्शन डी है 18th सेंचुरी। तो ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में यानी कि 17वीं शताब्दी में। अच्छा, कुछ और बेसिक बात है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 1794 में क्या किया था रोबेस्पियर ने, जो कि आतंक के राज का जो राजा था, उसने क्या किया था? इस दास प्रथा को खत्म किया था। फिर क्या क्या होता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और इसको रीस्टार्ट करेगा, वापस से शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अंतिम रूप से ये कब खत्म हुआ था, तो अंतिम रूप से ये 1848 में दास प्रथा जो है वो खत्म हुआ था। तो शुरुआत हुई थी इसकी 17th सेंचुरी में और खत्म हुआ था ये 1848 में अंतिम रूप से फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। हालांकि मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें आया है, किस द्वीप पे यानी कि किस आइलैंड पे नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था? तो आंसर है कोर्सिका द्वीप विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये जो किताब है ये किसकी है? तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी की जो किताब है ये किसने लिखा था? ये रूसो की किताब है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ये डिस्कोर्स नाम करके आ रहा है ये रूसो की किताब है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। ये किसने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगा? ये नेपोलियन जो ये 15वें नंबर का राजा था, क्योंकि 16वें में ये सब कुछ हो रहा है, तो 15th वालों को पहले ही पता चल गया था कि इसके बाद वालों से तो कुछ नहीं संभलेगा, क्रांति हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। तो इसने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगा। अच्छा, लुई 14 क्या कह के गया था? लुई 14 कहता है आई एम द स्टेट, यानी कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, लुई 15 क्या कहता है? ये स्टेटमेंट देता है लुई 15। 16 क्या कहता है कि कोई भी कानून इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया है? तो इसका जो उत्तराधिकारी है वो किसको माना गया है? ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की क्रांति का उत्तराधिकारी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। फ्रांस में जो कोर्ट होता है उसकी क्या भाषा थी? क्या वो फ्रेंच थी, लैटिन थी, इंग्लिश थी या फिर रशियन थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैटिन जो है वो कोर्ट के आम जो बोल भाषा होती है, वर्किंग लैंग्वेज, वो लैटिन थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन ये कहता है कि रोटी खाने वालों तुम केक क्यों नहीं खाते? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट तो ये जो रानी थी यहाँ की वो बोल सकती हैं इस तरह की बातें। तो रानी जो मैरी एंटोनियट थी, जिनको हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। लोग गए उनके पास, बोला महारानी जो रोटी है उसकी कीमत बढ़ रही है, पाव रोटी जो है वो महंगा हो गया है। तो इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, रोटी महंगा हो गया फिर तुम केक क्यों नहीं खाते हो? बताओ, जिनसे रोटी नहीं जम पा रहा है वो केक कैसे खाएंगे? क्वेश्चन नंबर 98। अब रानी पे एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कि कई बार DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर्स जो है उल्टाइए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि जो रानी है वो किस वर्ष हीरे के हार के केस में फंसी थी? नेकलेस स्कैंडल का जो केस हुआ था उसमें रानी किस वर्ष फंसी थी? देखिए हुआ क्या था कि ये जो है अपने जौहरी से जो है हीरे का एक बहुत ही ग्रैंड हार बनवाती हैं और फिर उसको पैसे नहीं देती हैं, कहती हैं कि मैंने दे दिया, बट उसको नहीं देती हैं। इस केस में वो फंसी थी। 1785 का साल है, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, जिसमें जो रानी है, भाई रानी है, कांड की है इन्होंने, कांडी थी एक नंबर की।
क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ट्रिटाइज ऑन टॉलरेंस, ये किसकी किताब है? तो ट्रिटाइज ऑन टॉलरेंस ये किताब है वॉल्टेयर की। और ये जो वॉल्टेयर है ये क्या है? तो ये जो है वो वॉल्टेयर क्या है? एक लेखक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वॉल्टेयर से कि वॉल्टेयर क्या है? तो वॉल्टेयर एक लेखक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो जो बास्तील का जो जेल था, बास्तील का जेल आपने देखा होगा पहले के क्वेश्चन में, इस बास्तील के जेल में किस किस को कैद करके रखा गया था? तो एक नाम आएगा यहाँ पे वॉल्टेयर का, ठीक है, और दूसरा नाम आएगा दीदरो का, जिसने इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश लिखा था। इन दोनों लोगों को यहाँ पे जो है रखा गया था जेल में, बंद करके बास्तील के जेल में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डीवी, डी फॉर दीदरो और वी फॉर वॉल्टेयर, यानी कि डीवी को जो है वो बास्तील के जिले में रखा गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिटी ऑफ कैंपो फॉर्मो कब साइन हुआ? तो मैंने आपको ये किसी और क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया है। ट्रिटी ऑफ कैंपो फॉर्मो जो कि ऑस्ट्रिया के साथ, यानी कि राजा जी के ससुराल वालों के साथ साइन हुआ था। कब साइन हुआ था? तो 1797 में साइन हुआ था, ठीक है। तो इसी के साथ आज के टॉप 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई क्वेश्चन और आपको ऐसा लग रहा हो कि जो मैंने छोड़ दिए हैं, कमेंट में उसको आप लिखिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगी, ताकि और भी जो अदर स्टूडेंट हैं वो उस क्वेश्चन पे भी नजर डाल सके। इसी के साथ आज की ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास को हम यहीं पे अपने 100 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। आपको अगर मन में कोई डाउट हो, अगेन बोल रही हूँ, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी सब्जेक्ट से हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज्ड वे में सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, क्लास को, टॉपिक को, सब्जेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।